हेलो गाइज, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बेरुदे क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के एक मॉडल सेट को करेंगे। और ये जो मॉडल सेट है ये 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए आप लोग को कराया जाएगा। तो अगर आप लोग भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आज का ये वीडियो आप लोग जरूर से देखते जाइएगा और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नीचे से क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से आप लोग का जो क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का वो आपसे ये कहता है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हिंद चीन करके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि वियतनाम उसमें शामिल है, लाओस भी उसमें शामिल है, कंबोडिया भी उसमें शामिल है, लेकिन जो चीन यानी कि जो चाइना है ये राष्ट्र उसमें शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाइना। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो ये चैप्टर 1 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है ये 1815 में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1815 बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला 3 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो बताइए कि जो भारत हमारा मतलब हम लोग का जो देश है वहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द्वितीय महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानु की अगर बात करें तो ये जो थे ये कंबोडिया देश के शासक थे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर, वो आपसे ये कहता है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित जो रेल का इंजन था उसका आप लोग याद रखिएगा कि उसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर है वो आपसे ये कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी यानी कि 1907 बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपसे ये कहता है कि गोलघर कहाँ है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है कि गोलघर पटना स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू की थी। तो अगर बात करें न्यू डील की तो इसको किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। तो याद रखिएगा, इसको लागू किया था जॉन एफ कनेडी ने। ठीक है, किसने की थी? जॉन एफ कनेडी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपसे ये कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो नेपोलियन संहिता जो था ये उसी वर्ष पारित हुआ था जिस वर्ष नेपोलियन सम्राट यानी कि राजा बना था। और नेपोलियन सम्राट कब बना था? तो 1804 में बना था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1804। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो देखिए, फ्रैंकफर्ट की जो संधि है ये कब हुई थी। तो ये हुई थी 1871 में। और 1870 में क्या हुआ था? तो 1870 में सीडान का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। तो 1991 की अगर बात करें तो 1991 में नई आर्थिक नीति अस्तित्व में यानी कि नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई आर्थिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए, कौन प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। वैसे ही खनन भी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, वन भी प्राथमिक क्षेत्र से ही संबंधित है, लेकिन जो बैंकिंग का काम है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैंकिंग। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है
कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग के केंद्र है। तो देखिए अगर बात करें जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम, तो ये जो है ये सीमेंट उद्योग के केंद्र है। किस उद्योग के? सीमेंट उद्योग के। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीमेंट। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय का क्या मतलब है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है औसत आय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या से भाग लगाने पे औसत आय निकलता है, जिसको प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औसत आय। अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर, वो आपसे ये कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन भारत के अंदर 1952 में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1952। अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर, वो आपसे ये कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। तो देखिए जिस प्रकार हमारा जो देश भारत है उसका मुद्रा रुपया है, तो उसी प्रकार जो बांग्लादेश है वहाँ का जो मुद्रा है उसको टका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टका बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि टका। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपसे ये कहता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय आय होता है उसका अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्पादन की आयों का आय। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो था ये 1986 में लागू किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर है वो आपसे ये कहता है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो देखिए भूमि विकास बैंक जो है उससे किस प्रकार का लोन यानी कि ऋण दिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भूमि विकास जो बैंक है उससे दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय का लोन दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीर्घकालीन ऋण। अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर, वो आपसे ये कहता है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो देश भारत यानी कि इंडिया है उसमें जो आर्थिक प्रणाली है वो मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित इकोनॉमी है यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रित। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये किस नदी से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 24 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि 26 दिसंबर 1904 का जो समय था उस समय पूरी दुनिया का कौन ऐसा भाग था जो सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी को जो है ये क्या हुआ था? तो ये सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंगाल का खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है। तो सामान्य संचार व्यवस्था जो होता है उसका बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। जो तार होते हैं अगर वो टूट जाते हैं तो इस कारण हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि केबल का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो बाढ़ जो होती है यानी कि जो दहाड़ होती है ये किस चीज़ को क्षति पहुंचाती है ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये फसल को भी क्षति पहुंचाती है, पशुओं को भी पहुंचाती है, भवनों यानी कि मकानों को ही पकड़ाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी यानी कि इनमें से सभी को वो क्षति पहुंचाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपसे ये कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये आप लोग याद रखिएगा सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ मतलब जब दहाड़ आता है तो उस समय लोगों को कहाँ पे जाना चाहिए? तो याद रखिएगा ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊंची भूमि। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि
निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो कौन क्षेत्रीय यानी कि एक क्षेत्र का राजनीतिक दल है? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ये एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का पूरा नेशनल पार्टी है यानी कि पूरे देश की पार्टी है। वैसे ही कांग्रेस ही पूरे देश की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी पूरे देश की पार्टी है, लेकिन जो जनता दल यानी कि यूनाइटेड जनता दल जो है जेडीयू, ये क्या है, तो एक प्रकार का क्षेत्रीय पार्टी है और इसका क्षेत्र कहाँ है, तो अपने ही बिहार में है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेडीयू। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाते हैं? तो पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो याद रखिएगा कि पंचायत का जो चुनाव होता है ये राज्य का चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्य चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो बताइए कि भारत को कौन ऐसा राज्य है जिससे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि वर्ष 1975 की भारतीय राजनीति किसके लिए जाना जाता है? तो बताइए कि 1975 की जो भारतीय राजनीति हुई थी वो उसको किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा कि इस वर्ष क्या हुआ था, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था यानी कि इमरजेंसी लागू हुआ था, तो इसीलिए जाना जाता है। और इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि तारे विरोधी आंदोलन किस प्रांत यानी कि किस राज्य से शुरू किया गया था? तो तारे विरोधी आंदोलन की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? मतलब धर्म के हिसाब से लोगों को बांटने का काम कि इस धर्म का है तो ये एक समुदाय का हो गया और वो उस दूसरे धर्म का है तो वो दूसरे समुदाय का हो गया। तो धर्म को समुदाय के आधार पर बांट करके जो मानता है वैसे आदमी को हम लोग सांप्रदायिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक बोलता है। और सांप्रदायिक जो होता है ये राष्ट्र के लिए घातक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांप्रदायिक बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो बताइए कि सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? तो आप लोग याद रखिएगा कि पहली ऑप्शन है यह विविधता को बढ़ाती है, तो ये गलत ऑप्शन है। उसका देखिए दूसरा ऑप्शन क्या बताया है, तो दूसरा है कि देश की एकता को कमजोर करती है, तो ये भी गलत है। तीसरा है फैसला लेने में देर करवाती है, तो ये भी गलत है। और चौथा है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर है कि विभिन्न समुदाय के बीच क्या करती है, तो सत्ता में साझेदारी जो है ये टकराव को कम करती है और इसीलिए सत्ता में साझेदारी सही है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन हुआ था 2007 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नेपाल है उसमें लोकतंत्र की स्थापना करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन जो है आपका 37 नंबर, वो आपसे ये कहता है कि भारत के इन राज्यों को में से कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन राज्य है? तो याद रखिएगा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? मतलब अगर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है तो उसके लिए सबसे सही राज्य कौन सा है? तो कोई भी इसका आंसर दे देगा कि राजस्थान में बहुत धूप रहता है, गर्मी रहता है, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा का आप लोग अच्छे से उत्पादन कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना की बात करें तो ये आप लोग याद रखिएगा सोन नदी घाटी परियोजना है। और ऐसे ही पूछता है कि सोन नदी घाटी परियोजना क्या है, तो ये बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन का नाम सुनते ही आप लोग को याद आ गया होगा कि ये तो पश्चिम बंगाल में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो अगला जो 41 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो सबसे लंबी बांध की बात की जाए तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक ऊर्जा की अगर देखें तो देखिए कोयला प्राथमिक ऊर्जा होता है, पेट्रोलियम भी प्राथमिक
प्राथमिक ऊर्जा होता है, प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन जो विद्युत यानी कि जो करंट है ये कहीं से भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय पूछा है और पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चावल है, तो बताइए कि चावल क्या है, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल, एक जायद फसल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को ही पता होगा इसका आंसर कि जो चावल है एक प्रकार का खरीफ फसल है। और पूछेगा कि गेहूं क्या है, तो गेहूं आप लोग कहिएगा एक प्रकार का रबी फसल है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो बताइए कि कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो देखिए डाबर जो है ये निजी क्षेत्र की कंपनी है, बजाज भी है, सेल भी है, लेकिन जो टिस्को है ये निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कौन कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कौन खनिज कोरडमा से संबंधित है। तो कोरडमा एक जगह है और पूछा है कि कौन ऐसा खनिज है जो कोरडमा से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि कोरडमा से संबंधित कौन है, तो जो अभ्रक होता है ये उससे संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभ्रक। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपसे ये कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या था। तो ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था इसका दूसरा यानी कि सेकेंड नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका सेकेंड नाम क्या था, तो श्वेत क्रांति इसका सेकेंड नाम था। और श्वेत क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था, तो जो दूध का उत्पादन है, दूध का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने का काम किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है। तो बताइए कि लीची का जो उत्पादन होता है उसके लिए कौन जिला सबसे मशहूर है। तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला जो है ये लीची के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और पूछेगा कि केला का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो केला का उत्पादन जो है ये हाजीपुर में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। मतलब इनकम और जो आपका व्यय यानी कि जो खर्चा है उसके बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि आय और उपभोग के अंतर को ही बचत कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बचत कहलाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो व्यापारिक बैंक जो होती है उसकी जमा का कौन प्रकार नहीं होता है, तो आप लोग याद रखिएगा आवर्ती जमा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो पूंजी बाजार जो होता है उसमें किस प्रकार के ऋण यानी कि लोन का लेन देन होता है। तो याद रखिएगा अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों प्रकार का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर आपसे ये कहता है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उस पर निर्भर है। तो बताइए कि ऐसा किसने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो कौन बताइए कि आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक नहीं है। तो देखिए संचार भी हो जाएगा, वित्त भी हो जाएगा, यातायात भी हो जाएगा, लेकिन जो शिक्षा है ये आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो बताइए कि गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो याद रखिएगा कि जो ज्वारीय ऊर्जा है ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो गोंडवाना समूह का जो कोयला है उसका निर्माण कब हुआ था, तो 20 लाख वर्ष पहले यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन जो है 56 नंबर वो आपसे ये कहता है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है। तो बताइए कि कौन है जो खरीफ फसल है। तो देखिए चावल यानी कि जो धान
होता है एक प्रकार का खरीफ फसल होता है, मक्का भी खरीफ फसल होता है, कपास भी एक प्रकार का खरीफ फसल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनमें से सभी क्या है, खरीफ फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, मतलब कौन ऐसा फसल नहीं है जिसमें से रेशा न निकलता हो। तो देखिए अगर बात करूँ कपास की तो इसमें रेशेदार होता है, मतलब इससे बहुत सारे रेशे निकाल सकते हो। जूट से भी रेशे निकलते हैं, मतलब ये भी रेशेदार है। सन जो होता है इससे भी निकलता है, लेकिन जो गन्ना होता है इससे आप लोग रेशे नहीं निकाल सकते, इससे तो चीनी निकलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गन्ना बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात किया जाए तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो बताइए कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर होगा कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। तो मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी इंग्लैंड में, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा कैक्सटन ने की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो ये हिस्ट्री के चैप्टर 2 से क्वेश्चन है, और 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुई थी उस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना की बात किया जाए तो इसका जो गठन था ये ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रॉट्स्की। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1906 में हुई थी। उसके बाद पूछेगा कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। पूछेगा कि आरएसएस की स्थापना कब हुआ था। तो आरएसएस का जो स्थापना है 1925 में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ है। तो तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ है, तो ये अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह आप सभी को पता है 1857 में हुआ था। इस पर एक मूवी वगैरह भी बना है, मंगल पांडे वगैरह। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो देखिए श्वेत क्रांति में क्या हुआ था, तो दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया था। अब दूध किससे संबंधित है, तो वो कृषि से संबंधित है, और कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो सभी बिहारी को पता ही होगा कि बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है 68 नंबर कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो पशु मेला होता है ये सोनपुर में लगता है। सोनपुर का मेला बहुत ही फेमस है, तो वहीं पे लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सासाराम के किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। तो सासाराम जो है वहाँ पे आप लोग याद रखिएगा किसका है, तो शेरशाह सूरी का है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया। तो फ्लाइंग शटल मशीन जो है इसका आविष्कार आप लोग याद रखिएगा जेम्स हारग्रीव्स ने किया। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये आप लोग याद रखिएगा ओडिशा या फिर झारखंड, मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है। इस क्वेश्चन में मेरा कंफ्यूज है तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। तो सेडान का जो युद्ध है ये 1870 में हुआ था, और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हिंगेल कौन था। तो बात करें अगर हिंगेल की, तो ये जो था एक प्रकार का दार्शनिक था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दार्शनिक बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि
मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, याद रखिएगा उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ था, मतलब बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो याद रखिएगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और बंगाल विभाजन को निरस्त 1911 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1911। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि किसी भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम कहाँ पे होती है? तो सबसे कम कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो एल तरंग होता है ये होता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो सभी को पता है 97%। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो देखो, सोन नदी पर नदी घाटी परियोजना है, गंडक नदी पे भी नदी घाटी परियोजना है, पुनपुन नदी पे भी नदी घाटी परियोजना है, लेकिन जो कोसी नदी है इस पे कोई भी नदी घाटी परियोजना नहीं है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गेहूं फसल है, तो गेहूं किसका फसल है? सॉरी, गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो एक प्रकार का रवि फसल है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति इनमें से किससे संबंधित है? तो बताइए कि बलवंत राय मेहता समिति जो था वो किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा कि ये राजस्थान की एक समिति थी और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।